Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series we are going to discuss section 493 to section 498 of IPC, which talks about offenses related to marriage. अब इसमें सेक्शन 496 जो IPC का है, जो बात करता है डिसेप्शन इन मैरिज और मॉक मैरिज, मीन्स नकली विवाह के बारे में बात करता है, नकली शादी के बारे में बात करता है. एंड सेक्शन 494 आईपीसी बात करता है बाइगेमी के बारे में. एंड सेक्शन 498 बात करता है क्रिमिनल एलॉपमेंट के बारे में. और सेक्शन 497 जो है एडल्ट्री के बारे में बात करता है. यहाँ पे केस लॉ भी डिस्कस करेंगे बाइगेमी, एडल्ट्री और क्रिमिनल एलॉपमेंट से रिलेटेड. और जो भी यहाँ पे डिसेप्शन इन मैरिज और मॉक मैरिज में जो भी यहाँ पे जो केस आएगा ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स रीड बैरक लैंग्वेज. बैरक लैंग्वेज को पढ़ेंगे यहाँ पे. सो कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज. यहाँ पे कहा गया है एवरी मैन हु डिसीट मीन्स धोखा देता है, डिसीट करता है, कॉजेज एनी विमेन हु इज़ नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम टू बिलीव दैट सी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम. अब ये उस पर विश्वास जगाता है, ऐसा मतलब एक तरीके से विश्वास जगाता है, बिलीव करता है कि मतलब वो उससे मतलब लॉफुली शादी करने वाला है. एंड टू कोहैबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स मीन्स उसके साथ रहता है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विथ हिम इन द बिलीफ, उस विश्वास के साथ कि उससे शादी करेगा. या फिर शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स. यहाँ पे जो पनिशमेंट बताया गया है यहाँ पे 10 ईयर्स का पनिशमेंट बताया गया. एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन. सो बेसिकली दिस सेक्शन जो है, ये सेक्शन जो है सेक्शन 493 डज नॉट क्रिमिनलाइज मियर सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये केवल मात्र सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोहैबिटेशन के बारे में नहीं यहाँ पे बोला गया है. विथ अ विमेन हु इज़ नॉट लॉफुली मैरिड टू द पर्सन, ये केवल इसके बारे में नहीं बोला है. बेसिकली यहाँ पे ये दोनों इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ कि केवल क्रिमिनलाइज इस आधार पे नहीं करेंगे कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ करता है या फिर कोहैबिटेशन उसके साथ रहा, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, तो इस बेसिस पे ही केवल उसको क्रिमिनलाइज नहीं ठहराएंगे. लेकिन यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज़ डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ मैन टू बिलीव दैट सी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम, कि यहाँ पे डिसीटफुली इंड्यूस कर रहा है, प्रेरित करता है महिला को. किस लिए? मैं डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ मैन टू बिलीव दैट सी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम, उस विश्वास जगा रहा है यहाँ पे कि वो लॉफुली उससे शादी करेगा. ये भी होना यहाँ पे ज़रूरी है. ये केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोहैबिटेशन होना ज़रूरी नहीं है कि साथ रह रहे सेक्सुअल इंटरकोर्स करे. इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कहीं ना कहीं वो क्रिमिनलाइज करेगा या फिर उसको ऑफेंस ठहराएंगे. तो डिसीटफुल including a woman to believe that she is lawfully married to him. And second one is cohabitation with that woman under that belief, और उस विश्वास के साथ ही रह रहा है उसके साथ, उस महिला के साथ. So the main cracks of this section is the deception by a man. किसके द्वारा यहाँ पे डिसेप्शन किया जा रहा है? मैन के द्वारा. on a woman इन कॉन्सिक्वेंस, उस रिजल्ट के साथ समाप्ता ऑफ विच सी इज़ लेड टू बिलीव दैट सी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम. इस विश्वास के साथ यहाँ पे बिलीव जो कर रहा है ना, बिलीव दैट सी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम, इस विश्वास के साथ वो मतलब ये सेक्शन में धोखा दे रहा है वो जो मैन है, वो मैन को इस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ दैट सी इज़ लेड टू बिलीव दैट सी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम. इन ऑर्डर टू प्रूव डिसेप्शन इट मस्ट बी प्रूव दैट द पर्सन हैज़ डिसऑनेस्टली और fraudulently concealed certain fact और made certain statement knowing it to be false. अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो व्यक्ति, क्या कर रहा है कि यहाँ पे prove that person has dishonestly और fraudulently क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बेईमानी से या फिर सामने वाले को डिफ्रॉड करके जो रियल फैक्ट है उसको कंसील कर रहा है. और जो फॉल्सिफिकेशन है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो उससे कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मैंने तुमसे शादी कर लिया है, तो ये चीज़ वो कहीं ना कहीं जो रियल जो फैक्ट है उसको कंसील करते हुए डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली उसके सामने ये विश्वास दिला रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लिया. तो ये एक तरीके से यहाँ पे
और उसके साथ कोहैबिट करता है, उसके बाद कोहैबिट या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स आता है, तो केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोहैबिटेशन की बेसिस पे जजमेंट नहीं मिलेगा कि वो क्रिमिनलाइज है, ये ऑफेंस है, ये होना बहुत ज़रूरी है। डिसीटफुल इंड्यूसिंग वुमेन बिलीव दैट सी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम एंड कोहैबिटेशन विद द वुमेन अंडर द बिलीफ, अंडर दैट बिलीफ, और वो डिसऑनेस्टली फ्रॉडेंटली कंसील कर रहा है फैक्ट को, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको बोल रहा है। बस इतना जानना है बस सेक्शन 493 में। सेक्शन 493 के साथ सेक्शन 493 के साथ सेक्शन 496 दोनों साथ में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 496 भी सेम है, यहाँ पे भी मॉक मैरिज के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 496 मैरिज सेरेमनी फ्रॉडेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। अब यहाँ पे क्या करा, हुएवर डिसऑनेस्टली और विथ इंटेंट, हुएवर डिसऑनेस्टली और विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्टली बेईमानी से, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से जाता है गो थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड नोइंग दैट ही इज़ नॉट देयर बाई लॉफुली मैरिड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years। यहाँ पे पनिशमेंट 7 years का है, मतलब मैरिज सेरेमनी फ्रॉडेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। अब यहाँ पे सेक्शन 496 क्या बताता है, सेक्शन 496 ये कहता है कि सेक्शन 496 प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स दैट हुएवर डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक या फिर लाइक विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, सॉरी विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, वो क्या करता है, जाता है थ्रू अ सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड नोइंग दैट ही इज़ नॉट देयर बाई लीगली मैरिड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 years। और यहाँ पे क्या करा, दिस सेक्शन पनिशेज मॉक मैरिज। ओके, ये सेक्शन मॉक मैरिज को पनिश करता है और ये प्रूव करना पड़ता है अक्यूज को कि वो जानता है कि देयर इज़ नो वैलिड मैरिज बट स्टिल गोज ऑन टू शो दैट द मैरिज इज़ लीगली कंडक्टेड विथ एन अल्टीरियर मोटिव। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी मैरिज शादी करने के लिए जा रहे हो आप और नकली विवाह के ये षड्यंत्र रच के वहाँ पे बैठते हो और वहाँ से उस मैरिज सेरेमनी से आप भाग जाते हो, तो यहाँ पे जो सज़ा है 7 years का है सज़ा। अब जो डिफरेंस है सेक्शन 493 और सेक्शन 496, दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्शन 493 एंड 496। सेक्शन 493 इट मेक्स द कोहैबिटेशन अनलॉफुल इफ़ इट इज़ कॉज्ड बाय डिसीटफुली। देखो कोहैबिटेशन केवल क्रिमिनलाइज नहीं है, मैंने जैसे बताया था, या फिर आप कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है साथ में रहता है तो ये केवल इस बेसिस पे आधार पे केवल क्रिमिनलाइज नहीं ठहराएंगे। यहाँ पे कह रहा है डिसीटफुली और फ्रॉडेंटली मेकिंग वुमेन बिलीव दैट सी इज़ लीगली वेडेड टू द पर्सन। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है सेक्शन 496 में, इट डील्स विद द केस वेयर द मैरिज सेरेमनी इज फ्रॉडेंटली गोन थ्रू। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि सेक्शन 493 जो है, सेक्शन 493 जिसमें बताया गया है, जिसमें डिसेप्शन ऑफ मैरिज की बात की गई है, ये केवल मैन के बेसिस पे, ओनली पनिशेज ओनली फॉर मैन। बस सेक्शन 496 है जिसमें कहा गया कि मैरिज सेरेमनी को आप मतलब एक उसको क्या कहते हैं, जो कि मॉक मैरिज है, तो उस मैरिज को आप चाहे तो कोई मेल या कोई भी फीमेल हो, दोनों इसमें है। देयर इज लाइक दिस सेक्शन इज इन केस ऑफ जेंडर इट इज़ न्यूट्रल, सो बोथ मैन एंड वुमेन कैन बी गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। पर सेक्शन 493 में ऐसा नहीं है, सेक्शन 493 में केवल मैन ही इसके लिए जिम्मेदार है। सेक्शन 493 डिसेप्शन अंडर दिस सेक्शन कैन बी वर्बल और बाय एनी अदर मीन्स, इट डज नॉट रिक्वायर्स द फॉर्म ऑफ मैरिज। सेक्शन 496 फॉर्म ऑफ मैरिज ऑफ इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ डिसेप्शन। अब सेक्शन जो है, सेक्शन जैसे कि मैंने एक सेक्शन यहाँ पे डिस्कस किया, सेक्शन 495 क्या बात करता है, सेक्शन 495 बेसिकली टॉक्स अबाउट सेम ऑफेंस विथ कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विथ whom subsequent marriage is contracted। सपोज यू आर गोइंग टू मैरी समवन और उसको आपने, जिससे दोबारा शादी करने वाले, उसको आपने बताया ही नहीं, आपने जो रियल फैक्ट है उसको कहीं ना कहीं कंसील किया है। जिससे शादी करने जा रहे हो आप, या कोई भी शादी करने किसी से जा रहा है, तो वो उसको बताया नहीं कि मेरी दूसरी शादी हो रखी है, पहली शादी हो रखी है, तो दूसरी शादी करने जा रहा है, तो ऐसे केसेस में 10 years का सजा है अगर उससे करता है। तो like whoever commits the offense defined in the last preceding section having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted
The fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extended to 10 years and shall also liable to fine. बेसिकली सेक्शन 493 एंड 496 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने बता दिया है। अब आते हैं सेक्शन 494। व्हाट इज सेक्शन 494? सेक्शन 494 बेसिकली टॉक्स अबाउट बाइगेमी। बाइगेमी, सो मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। मान लीजिए कोई हस्बैंड है और उसकी वाइफ के प्रेजेंस में वो दूसरी वाइफ लेकर आ जाता है, और कोई वाइफ है अपने हस्बैंड के प्रेजेंस में दूसरा हस्बैंड लेकर आ जाता है और शादी कर लेता है, उससे कर लेती है, तो ये क्या है कि एक बाइगेमी के केस में आएगा। एंड हुएवर हैविंग हस्बैंड और वाइफ लिविंग मैरिज इन एनी केस in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine. यहाँ तक तो समझ में आता है। एक्सेप्शन में आते हैं। This section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of a competent jurisdiction, not to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of the subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of 7 years and shall not have been heard of by such person as being alive within that time, provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage take place, inform the person with whom such marriage is contracted of a real state of fact so far as the same are within his knowledge or her knowledge. कुछ समझ में नहीं आया, अब बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, बेसिकली सेक्शन 493 बात करता है बाइगेमी का, और बाइगेमी मतलब जो कि मैंने समझाया यहाँ पे 7 इयर्स का पनिशमेंट है। अब जो इसके एक्सेप्शन में जो फॉल करते हैं, उससे पहले ये जानते हैं कि जो ये स्कोप ऑफ मैरिज जो है ये बाइगेमी किन पे एप्लीकेबल है, किन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो बाइगेमी है, कोई भी हस्बैंड या वाइफ शादी करता है या फिर करती है अपने स्पाउस के प्रेजेंस में, तो वो ये बाइगेमी की कैटेगरी में आएगा। ये एक्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी है जिन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनका अपना पर्सनल लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इनके पर्सनल लॉ के अनुसार क्या है कि ये इनके यहाँ पोलेगेमी चलता है, मीन्स 4 शादियाँ यहाँ अलाउ है, अभी तक तो अलाउ है हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो 4 शादी तक यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ जहाँ पे पोलेगेमी फॉर मेल्स अलाउ करता है अप टू 4 वाइफ्स। However, it must be noted that expression available only to Muslim male, okay, is only applicable if he marries within the ambit of personal law. और ये तभी एप्लीकेबल होगा जब वो एम्बिट ऑफ पर्सनल लॉ में अगर ये शादी करते हैं। मान लीजिए कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और वो मान लीजिए कोई मुस्लिम है, एक मान लीजिए ए कोई मुस्लिम है, अब इसने किससे शादी किया और जिससे शादी किया वो मान लीजिए हिंदू है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट 1984 एप्लीकेबल होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट 1984 एप्लीकेबल होगा, तो ये ऑफेंस बाइगेमी में हो जाएगा। अगर कोई मुस्लिम अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत शादी करता है, इफ़ एनी मुस्लिम मैरिज अंडर द प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, देन ही विल बी हेल्ड फॉर बाइगेमी। अगर वो उसके स्पाउस के रहते हुए भी दूसरे से शादी कर लेता है तो इसके लिए उसको बाइगेमी के लिए ठहराया जाएगा अगर उसकी वाइफ अपोज करती है, तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर हुआ है तो। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ केस लॉ है यहाँ पे, कि यहाँ पे केस लॉ क्या है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर दिस सेक्शन इज़ दैट लाइक हस्बैंड और वाइफ जो है मस्ट अलाइव एट द टाइम ऑफ सेकंड मैरिज, क्योंकि जब शादी हो रही है तो स्पाउस अलाइव होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ए की शादी हो रही है और उसकी जो वाइफ है बी, वो उसका अलाइव होना चाहिए। अगर ये डी से शादी करता है ए
और उसकी वाइफ जो बी है उसकी अलाइव होना बहुत ज़रूरी है। तो अलाइव होना, एंड फर्स्ट मैरिज मस्ट बी वैलिड, और जो पहला मैरिज जो ए बी के बीच में हुआ है ये मैरिज वैलिड होनी चाहिए, मीन्स फर्स्ट मैरिज शुड बी वैलिड। एंड इफ़ द फर्स्ट मैरिज इज़ नॉट वैलिड देन व्हाट? If the first marriage is not valid, then the offense of bigamy in case of second marriage will not attracted. जो ऑफेंस है इन केस ऑफ सेकंड मैरिज अट्रैक्ट नहीं होगा। और इसी वजह सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला था, गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1979, held that the second marriage should also be properly solemnized. Therefore both the first and second marriage should be valid marriage in the eyes of law. और फिर eyes of law में फर्स्ट और सेकंड मैरिज दोनों वैलिड कहा जाएगा, जैसे इस केस में कहा जाएगा जो मैंने समझाया। Now come to in Vaurao Shankar Lokhande versus State of Maharashtra, All India Record 1965, that in order to constitute an offense of bigamy, marriage must be celebrated with proper ceremonies and in due form. Merely going through ceremonies with the intention that the parties to be taken to be married will not affect it or affect the marriage. यहाँ पे ये कहा गया वाउराव शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कि जो मैरिज जो हुआ है जो कि एक ऑर्डर में होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस ऑफ बाइगमी। लाइक मैरिज जो सेलिब्रेट हुआ है प्रॉपर सेरेमनीज के साथ हुआ है, ड्यू फॉर्म के साथ हुआ, जैसे कि अभी बताया था कि जो फर्स्ट मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। तो वाउराव शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एलोबरेट किया है और इसको आगे इस टॉपिक को लेकर गया है। यहाँ पे ये बताता है चेंज ऑफ रिलीजन। कई बार ऐसे केसेस आ रहे थे कि मान लीजिए कि हिंदू में क्या होता है कि बाइगमी का जो ऑफेंस है बाइगमी जो वो लग जाता है। अब बाइगमी लग जाता है तो यहाँ पे क्या होता था कि हिंदू अपनी रिलीजन या फिर कोई भी रिलीजन से इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन अपना रिलीजन को चेंज कर लेता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस था, उसमें बताया हेल्ड दैट चेंज ऑफ रिलीजन कैन नॉट डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ। मान लीजिए आप हिंदू हो और आपने अपने रिलीजन को बदल लिया और रिलीजन को बदल कर मुस्लिम कर लिया, और मुस्लिम में तो पोलेगमी अलाउड है मेल्स के लिए, वो तो 4 शादियाँ कर सकते हैं। सो हेल्ड दैट द चेंज ऑफ रिलीजन कैन नॉट डिफीट द प्रोविज़न। चेंज ऑफ रिलीजन प्रोविज़न को डिफीट नहीं करेगा। अगर आपने पहला शादी किया है, आपका पहला शादी वैलिड है और आपने पहला शादी एज अ हिंदू और जो कि हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार किया है, तो वहाँ पे तो बाइगमी हो जाएगा ऑफेंस। इट डज नॉट गिव द लाइसेंस टू परमिट बाइगमी। ये परमिट लाइसेंस नहीं देता है कि वो मतलब बाइगमी करो, कि आप इस बेसिस पे चेंज ऑफ रिलीजन के बेसिस पे आप 4 शादियाँ कर लोगे। सो वेयर वन स्पाउस चेंज द रिलीजन इन ऑर्डर टू मैरी अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फॉर्मर स्पाउस, देन then the provisions of section 494 are attracted, and the court held that marriage solemnized under one personal law cannot be automatically dissolved on conversion to another religion। कि जो कोर्ट ने ये कहा जो मैरिज सोलेमनाइज हुआ है वन पर्सनल लॉ, मान लीजिए आप हिंदू हो और जो शादी हुई है जो कि एक हिंदू का, वो शादी हिंदू पर्सनल लॉ और जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके अनुसार हुआ है, जो कि हिंदू का पर्सनल लॉ अपना है तो उसके अनुसार होता है और हुआ है, और वहाँ पे बाइगमी होगा अगर एक वाइफ के रहते हुए कोई दूसरा शादी कर लेता है, हस्बैंड किसी और के साथ शादी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं एक क्या कहा गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट मैरिज सोलेमनाइज्ड अंडर वन पर्सनल लॉ कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली डिजॉल्व ऑन द कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व उसको नहीं कर सकते। चेंज ऑफ रिलीजन पे ये जजमेंट आया सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब उसके बाद लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2000, एंड हेल्ड दैट चेंज ऑफ रिलीजन डज नॉट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व द मैरिज। कि जो चेंज ऑफ रिलीजन है वो ऑटोमेटिकली मैरिज को डिजॉल्व नहीं कर सकता कि आप रिलीजन चेंज करके मैरिज को डिजॉल्व कर दिए। सो द कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ सरला मुगदल केस। सरला मुगदल केस के जजमेंट को अपहेल्ड किया और यहाँ पे एक्सेप्शन, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विथ सच हस्बैंड और वाइफ has been declared void by a court of competent jurisdiction. It also does not extend to any person
who contracts a marriage during the lifetime of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of the subsequent marriage shall have been continually absent, अगर कोई भी स्पाउस है वो कॉन्टिन्यूली अब्सेंट है, मतलब वो प्रेजेंट है ही नहीं है। मान लीजिए कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है ही नहीं है प्रेजेंट और वो दूसरा शादी करने जा रहा है, जो फॉर्मर वाइफ है वो है ही नहीं है। फ्रॉम सच पर्सन फॉर द स्पेस ऑफ 7 years, 7 साल के अंदर, 7 साल तक उसका अता पता है ही नहीं है। एंड जो स्पाउस है उसका अता पता है ही नहीं है। एंड शैल नॉट हैव बीन हर्ड ऑफ बाई सच पर्सन एज बीइंग अलाइव, अब किसी के द्वारा भी उसको सुना नहीं है कि वो अलाइव है वो टाइम पीरियड में 7 साल के अंदर, उस 7 सालों के अंदर। अंडर सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 108 एक्ट, when it proved that a person has not been heard of for more than 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, there is presumption that he is dead. The burden of proving that he is alive is on the person who wants to establish the same. Second exception to section 494 is recognition to this principle. अब यहाँ पे क्या बताया गया कि सेक्शन 108 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसमें बात किया गया है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज़ अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ 7 years। अब कोई शादी करता है, मान लीजिए कि कोई मेल है, ये किसी फीमेल से शादी करता है, जाहिर सी बात है फीमेल से ही शादी करेगा। तो अगर ये बी से शादी करता है तो इसकी जो फर्स्ट वाइफ है, जो सी है, इसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो उस समय प्रेजेंट नहीं होती है और वो शादी कर देता है। जो फॉर्मर वाइफ है वो प्रेजेंट नहीं होती है और वो शादी कर लेता है, उसके एब्सेंट में वो शादी करता है और उसको पता है कि वो नहीं है, वो कई सालों से नहीं है, 7 सालों से उसका कोई अता पता नहीं है, 7 सालों से बिल्कुल वो मतलब अलाइव ही नहीं है। अब तो उसको डेड मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बताया गया, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज प्रूव्ड दैट ही हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years बाय दोज who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to that person who apprehends। अब मान लीजिए कोई बोल रहा है कि इसकी जो वाइफ है वो अलाइव है, सी इज़ अलाइव, ओके। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा यहाँ पे वो जो बता रहा है, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आता है बोलता है कि इसकी वाइफ अलाइव है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर जाएगा उसके ऊपर जो ये बता रहा है कि वो अलाइव है, पर 7 साल के अंदर किसी का आता पता नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी वाइफ डेड है और वो इससे शादी कर सकता है। सो सेकंड एक्सेप्शन टू सेक्शन 494 इज अ रिकॉग्निशन टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया। सेकंड एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन जान गए। सो कम टू सेक्शन 497 एडल्ट्री, whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has a reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is a guilty of offense of adultery and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। यहाँ तक अभी तक तो इतना ही था, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट आए, आगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई अडल्ट्री के बारे में। सो सेक्शन 497 डिफाइंस एंड पनिश्ड अडल्ट्री, ये डिफाइन करता है पनिशमेंट यहाँ पे अडल्ट्री का दिया हुआ है। पर यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ सीने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा, स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि क्रिमिनलाइज करता था एडल्ट्री को, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एंड द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 497 इज़ मैनिफेस्टली आर्बिट्री, एक बिल्कुल आर्बिट्री है एक तरीके से, और एज अ पनिश्ड ओनली मैन, केवल मैन को पनिश करता है एक तरीके से। तो ये ट्रीटेड किया दैट वुमेन एज अ हस्बैंड प्रॉपर्टी,
क्या जो वुमेन है वो हस्बैंड प्रॉपर्टी है, ऐसा बोला। इट वॉज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एंड 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वायलेशन है, देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि मैन एंड वुमेन के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस का एक है। So, the court also declared that section 198 clause 1 and 198 clause 2 of CRPC as unconstitutional to the extent it allowed a husband to bring charges against the man with whom his wife committed adultery. So, adultery will remain as a ground for civil issue including divorce. अब ये बोला कि सेक्शन 198 और 198 क्लॉज 1 और 2 जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक्सटेंड किया कि जैसे सेक्शन 198 बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज मीन्स यहाँ पे ये कहा गया कि जो 198 सेक्शन में जो बात की गई है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20 ऑफ इंडियन पिनल कोड एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेन मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस। जिस पे ऑफेंस हुआ है, जो इस जिसके ऊपर ऑफेंस ये हुआ है, वो इसके बारे में कंप्लेन करेगा तभी होगा, वरना कोर्ट खुद से अपने कॉग्निजेंस में नहीं ले सकती है केस को। अंडर सेक्शन 198 के अंदर कोर्ट नहीं लेगी कॉग्निजेंस में केस को जब तक कोई कंप्लेन नहीं करता है। तो आईपीसी इसके बारे में सेक्शन 198 सीआरपीसी में डिस्कस करूँगा, जब सीआरपीसी में डिस्कस करूँगा तब। लेकिन अभी तक इतना जान लेना है कि जब तक कोई कंप्लेन नहीं जाता, कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस में नहीं लगे ऐसे। और ये एज अ ग्राउंड डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। एडल्ट्री एक मामला ऐसा है सिविल केसेस में चलेगा, और इसका एडल्ट्री जो है एक डिवोर्स का एक बेसिक ग्राउंड हो सकता है। इफ़ एन एक्ट ऑफ एडल्ट्री लीड्स द एग्रीड स्पाउस टू सुसाइड, इफ़ एन एडल्ट्री लीड्स टू एग्रीड स्पाउस जो है सुसाइड, द एडल्टरस पार्टनर कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर सेक्शन 306 के अंदर इसको सज़ा मिलेगा। सो सेक्शन 498 विच टॉक्स अबाउट क्रिमिनल अलॉपमेंट। ओके, क्रिमिनल अलॉपमेंट। सो व्हाट इज़ क्रिमिनल अलॉपमेंट? क्रिमिनल अलॉपमेंट में यहाँ पे कहा गया सेक्शन 498 में provides that whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has a reason to believe to be the wife of any other man, from that man or from any person having the care of her on behalf of that man, with intent that she may have a illicit intercourse with any person or conceals or detain with that intent, any such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years, or with fine both. So here the essential elements in case of section 498 is like a woman is a wife of any other person and wife must इन द कस्टडी ऑफ हस्बैंड और केयर टेकर। जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं किसी हस्बैंड या किसी के केयर टेकर में है, और जो व्यक्ति इट टेक्स अवे कर रहा है, जो व्यक्ति मतलब परसुएड कर रहा है उस महिला को जिसकी शादी हो रखी है, उसको परसुएड कर रहा है, उसको फुसला रहा है, उसको मनाता है, इसके लिए कि मैन हु टेक्स केयर टेकर अवे इंटाइसेस मस्ट नोज दैट सी इज़ अ वाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन। उसको पता है कि उसकी शादी हो रखी है किसी के साथ, उसको फुसलाता है, बहलाता है, या फिर वो व्यक्ति किसी अपनी फीमेल फ्रेंड को बोलता है कि उससे बात करो, जाकर उसको समझाओ, ऐसा कुछ करता है। किस चीज़ के लिए? तो टेकिंग अवे इनसाइड मस्ट बी विथ इंटेंशन टू कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब उसका इंटेंशन है कि इलिसिट रिलेशन बनाने का, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, उसका मेन इंटेंशन ये है। और वो अपने फीमेल फ्रेंड को भी कहता है, तो वो फीमेल फ्रेंड जो उसको इंटाइस करती है इसके बदले में जाकर, उसको भी सज़ा मिलेगा और इसको भी सज़ा मिलेगा अगर ये ऐसा गलती करता है या फिर करती है तो जो भी। तो यहाँ पे 5 ईयर का पनिशमेंट है। सो सेक्शन 498 में जो बताया गया है प्रोवाइड्स दैट फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल अलॉपमेंट दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द हस्बैंड एंड नॉट दैट ऑफ वाइफ। राइट्स ऑफ द हस्बैंड को प्रोटेक्ट करता है, नॉट ऑफ द वाइफ। ओके, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन प्रिवेंट्स द डिप्रिवेशन of the husband of his custody and control over his wife with the object of the accused having illicit sexual intercourse with any person.
जैसे कि मैंने समझाया यहाँ पे मेन इंटेंशन। आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है। इट फॉलोज दैट इफ़ द विमेन कैन नॉट बी डीम्ड टू बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हर हस्बैंड, कहा गया कि इफ़ द विमेन कैन नॉट बी डीम्ड टू बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हर हस्बैंड ऑफ एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। अब यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि कहा गया था कि अ पर्सन टेक्स अवे और इंटाइसेस द वुमेन, जो वुमेन ऐसी वुमेन हो जो इन अ कस्टडी ऑफ हर हस्बैंड और केयर टेकर। यहाँ पे क्या कर रहा है, वुमेन कैन नॉट बी डीम्ड टू बी अंडर द प्रोटेक्टर ऑफ हर हस्बैंड और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। द अक्यूज कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। यह सेक्शन में अक्यूज को गिल्टी नहीं ठहराया गया था, क्योंकि इंटेंशन तब जाता है कि उसको पता है कि शादी हो रखी है, उसके बाद आप उसकी इंटेंशन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की थी नहीं, तो यहाँ पे इसको गिल्टी ठहराया नहीं गया। इट ऑल्सो नेसेसरी दैट द मैरिज ऑफ अ वुमेन मस्ट बी प्रूव्ड। यह भी नेसेसरी है कि जो महिला है उसके शादी है या हुआ है या नहीं हुआ है, वो किसी के केयर टेकर में है या नहीं है, तो ये भी प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रूव्ड टू बी सोलेमनाइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। तो 493 बात करता है, जैसे कि हमने पढ़ा, फिर सेक्शन 493 बात करता है कहीं ना कहीं नकली विवाह के बारे में, जो कोहैबिटेशन को केवल क्रिमिनलाइज नहीं ठहराया गया था। यहाँ पे कहा गया था कि डिसीटफुल, और जो कि डिसीटफुली होना बहुत ज़रूरी है। डिसीटफुल वे में अगर कोई इंटेंशन के साथ डिसऑनेस्टली फ्रॉडेंटली अगर ऐसा काम करता है, किसी के साथ रहता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है इस जहाँ से मिला कि उससे विवाह करेगा या शादी करेगा, ये बात करता है सेक्शन 493। 494 बात करता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मतलब मैरिंग दोबारा कर रहा है लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस, तो ये एक तरीके से बाइगेमी की बात करता है। सेक्शन 494 बाइगेमी की बात करता है। सेक्शन 495 बात करता है सेम ऑफेंसेस विद कंसीलमेंट और फॉर्म ऑफ मैरिज फ्रॉम द पर्सन विथ हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। कोई दोबारा शादी कर रहा है वो, और जो फॉर्मर वाइफ है या फिर फॉर्मर जो स्पाउस है उससे छुपा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से इसमें पनिशमेंट है, कहीं ना कहीं 10 साल का पनिशमेंट शायद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देख लेना, मैंने पढ़ाया था अभी। सेक्शन 496 में मैरिज सेरेमनी फ्रॉडेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। मैरिज सेरेमनी जो है फ्रॉडेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, जो मैरिज सेरेमनी ये एप्लीकेबल होता है मेल और फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल होता है कि मैरिज सेरेमनी छोड़कर आप टेक अवे करके नहीं जा सकते। यहाँ पे ये बात कहा गया था। यहाँ पे भी पनिशमेंट काफ़ी है। यहाँ पे पनिशमेंट शायद 7 ईयर का है, जो कि मैरिज सेरेमनी के बारे में बात किया गया था। और सेक्शन 497 जो बात किया है, सेक्शन 497 बात किया है एडल्ट्री के बारे में। तो एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक सिविल इशू उसको रेज कर दिया था, जो कि अभी केस डिस्कस किया था। सेक्शन 498 इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद अ क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, कि किसी को इंटाइस करते हो, लुभाते हो, या फिर किसी को परसुएड करते हो, ट्राइंग टू परसुएड एनी फीमेल हु इज़ मैरिड, जिसका हस्बैंड है या फिर कोई केयर टेकर है, उसको आप परसुएड करके उससे मतलब उसके साथ इंटेंट के साथ एक ऐसा इंटेंट के साथ परसुएड करो ताकि उससे साथ इलिसिट रिलेशन बनाओ, इलिसिट इंटरकोर्स कर सको, और चाहे तो खुद से या फिर आप किसी अपने फीमेल फ्रेंड से बोलकर ऐसे करवा रहे हो, तो यहाँ पे ना पनिशमेंट दोनों को मिलेगा, जैसे कि मैंने बता रखा है इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।